हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एलएचबी, आईसीएफ एंड गुड्स वैगन के संबंधित जो क्वेश्चन है उसी को देखेंगे, जो कि इसके पहले जो है इसी का पार्ट वन है, पार्ट टू बना दिया गया है। जो आईसीएफ, एलएचबी एंड गुड्स वैगन का डायमेंशन के बारे में जो वीडियो बनाया गया है उसी का यह पार्ट थ्री है। अगर आप लोग पार्ट वन है, पार्ट टू डायमेंशन वाला अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देख ले, क्योंकि उसमें जो है जितने वीवीआई चुनिंदा जो डायमेंशन दिया हुआ है आईसीएफ, एलएचबी या गुड्स वैगन का, सारे के सारे छांट करके उसमें दिया हुआ है और उसका मैंने वीडियो बनाया है। जो भाई पीडीएफ लिए हैं उनको पीडीएफ भेज दिया गया है। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए ये जो है पार्ट टू में मतलब कि इसको हम बहुत डिटेल रूप से बता दिए हैं। यहाँ से शेष जो है बाकी है, यहाँ से हम चलेंगे। चलिए देर ना करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अंडर फ्रेम माउंटेड बोगी माउंटेड और बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में तुलना, अर्थात अंडर फ्रेम वाला और यहाँ पर लिख सकते हैं बीएम बीसी यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर और अंडर माउंटेड मतलब ब्रेक सिस्टम। ठीक है, ये दोनों में तुलना। और इसमें जो है देखिए तुलना दिया हुआ है, इसमें एक एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सके जो भाई पीडीएफ लिए हैं उनको तो पीडीएफ भेज दिया गया है, लेकिन जो भाई पीडीएफ नहीं लिए हैं केवल वीडियो देखते हैं तो वीडियो को रोक रोक करके कॉपी में नोट कर ले तो मेरे समझ से बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए एक नंबर पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि स्लैंग एडजस्टर, स्लैंग एडजस्टर अंडर फ्रेम में जो है बाहर की तरफ होता है, जबकि बीएमबीसी में ब्रेक सिलेंडर मतलब कि ब्रेक सिलेंडर के अंदर होता है। क्या? स्लैंग एडजस्टर, स्लैंग एडजस्टर जो है अंडर फ्रेम में जो है बाहर होता है, जबकि बीएमबीसी में स्लैंग एडजस्टर जो है ब्रेक सिलेंडर के अंदर होता है। क्वेश्चन आता है कि ब्रेक स्लैंग एडजस्टर बीएमबीसी में कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा उस वक्त ब्रेक सिलेंडर के अंदर। ठीक है, और अंडर फ्रेम वाला पूछेगा तो बाहर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या करें कि स्लैंग एडजस्टर का प्रकार। ठीक है, स्लैंग एडजस्टर का प्रकार जो है अंडर फ्रेम वाला में डबल एक्टिंग होता है, जबकि बीएमबीसी में सिंगल एक्टिंग होता है। सबसे ज्यादा यह जो है रिपीट होता है। 2 नंबर में जो दिया है ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। जब मैं टेस्ट कराता हूँ उस समय देखता हूँ कि ज्यादा करके 2 नंबर वाला जो पॉइंट जो है ज्यादा पूछता है, इसलिए इसको कॉपी में जरूर नोट कर लें। ठीक है, 3 नंबर में क्या लिखा है कि स्लैंग एडजस्टर की क्षमता। देखिए स्लैंग एडजस्टर की क्षमता अंडर फ्रेम वाला में जो होता है 450 mm होता है, जबकि बीएमबीसी वाला में स्लैंग एडजस्टर की क्षमता 305 mm होता है। नेक्स्ट में क्या दिया है कि ब्रेक सिलेंडर का आकार जो है देखिए अंडर फ्रेम वाला में 14 इंच होता है, इसको एमएम में आप लोग बदल सकते हैं। ठीक है, एमएम में बदल सकते हैं आप लोग। और जबकि बीएमबीसी में जो है 8 इंच उसका मतलब कि दाया होता है। ब्रेक सिलेंडर का आकार का मतलब हो गया उसका दाया। ठीक है, दया जो है 8 इंच का होता है। जो भी ये दिया हुआ है आपको ये सब आईसीएफ का दिया हुआ है। ठीक है ना, जो भी कर रहे हैं सब आईसीएफ का दिया हुआ है। ठीक है, आईसीएफ है गुड्स वाले का। ठीक है, हमको कहने का तात्पर्य है कि इसमें एलएचबी नहीं है। ठीक है ना, एलएचबी छोड़ करके बाकी मतलब कि गुड्स और मतलब कि अंडर फ्रेम माउंटेड और बोगी फ्रेम माउंटेड के बारे में जो है। ठीक है, तो अंडर फ्रेम जो है आप लोग को मतलब कि गुड्स में ही होता है। ठीक है, और बोगी माउंटेड बीएमबीसी जो है आप लोग को आईसीएफ में मतलब कि होता है। ठीक है, तो इसमें 8 इंच होता है। वहीं अगर इसी के बारे में अगर 8 इंच अगर यहाँ पर एलएचबी रहता तो इसका 10 इंच हो जाता। ठीक है ना, एलएचबी में। ठीक है, तो एलएचबी के लिए तो मैं फर्स्ट में बहुत ढंग से पूरे डायमेंशन को मैं बताया हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है एलएचबी डायमेंशन वाला जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिलेंडर की संख्या, सिलेंडर की संख्या जो है इसमें मतलब कि 2 होता है। सिलेंडर की संख्या कितना होता है? 2 होता है, जबकि इसमें जो है 4 होता है, क्योंकि एक बोगी के ऊपर 2 सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है और कोच में जो है बीएमबीसी में जो है 2 बोगी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि ब्रेक हेड पर उपलब्ध ब्रेक फोर्स। ठीक है, ब्रेक हेड पर ब्रेक फोर्स जो है अंडर वाला में जो क्या बोलते हैं 3 टन समान मतलब जनरली होता है, जबकि 2.2 टन जो है मॉडिफाइड करने के बाद होता है। ठीक है, जबकि बीएमबीसी में 1 टन मतलब 1 टन होता है। 7 नंबर में क्या लिखा है कि ब्रेक ब्लॉक का प्रकार। तो ब्रेक ब्लॉक का प्रकार जो है अंडर फ्रेम में मतलब कि एल टाइप का है, जबकि बीएमबीसी में जो है के टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लें, वीडियो को रोक करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए 8 नंबर में क्या है कि ब्रेक ब्लॉक के घर्षण गुणांक। देखिए ब्रेक ब्लॉक का घर्षण गुणांक जो है अंडर फ्रेम वाले में 1.16 से 0.18 होता है, जबकि बीएमबीसी में 0.28 से 0.30 होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो है बीएमबीसी में आपको कहीं कहीं मिलेगा
0.25 तो भी सही है, ठीक है। 0.25 ही ज्यादा करके ऑप्शन में आते हैं और यही मारा भी जाता है, लेकिन यहाँ पर तो डिटेल दिया हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि ब्रेक ब्लॉक की मोटाई। देखिए ब्रेक ब्लॉक की मोटाई जो है अंडर फ्रेम वाला में 60 mm होता है, जबकि BMBC में आपको 50 mm होता है, ठीक है। ब्रेक ब्लॉक की मोटाई, ठीक है। पिस्टन स्ट्रोक यहाँ पर देख लिए, पिस्टन स्ट्रोक भी बहुत सारे मतलब कि कर्मचारी भाई लोग हैं जो कि कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर अंडर फ्रेम वाला में 80 से 100 mm होता है सामान्य, मतलब जनरली, और 60 से 70 mm मॉडिफाइड करने के बाद मतलब अंडर फ्रेम माउंटेड सिस्टम में होता है। जबकि BMBC में ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक 32 mm होता है, जो सबसे ज्यादा करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो BMBC का 32 mm होता है, जबकि अंडर फ्रेम वाले को 80 से 100 mm होता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे कमेंट कर देते हैं कि नहीं सर 32 नहीं 100 होता है, किसी ने 90 कमेंट करते हैं, तो ये जो है अंडर फ्रेम के लिए होता है, जबकि BMBC में 32 mm ही पिस्टन स्ट्रोक होता है, वो आप कंफर्म हो जाए यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रस बीम की क्षमता। ट्रस बीम की क्षमता जो है अंडर फ्रेम वाले में 16 टन है, जबकि BMBC में 13 टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक ब्लॉक का वजन। देखिए जो ब्रेक ब्लॉक है उसका वजन जो है एल टाइप का, जो मतलब कि अंडर फ्रेम में जो होता है इसमें एल टाइप है, तो 3.0 मतलब 6 kgs है, जबकि ये जो है 2.5 kg का होता है BMBC में 2.5 kgs, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एंटी वाइब्रेशन ब्रैकेट इस अंडर फ्रेम वाला में आवश्यक है, जबकि इसमें जो है हटा दिया गया है। क्षैतिज लीवर जो है इसमें आवश्यक है अंडर फ्रेम वाले में, जबकि BMBC से इसको हटा दिया गया है। बोगी पुल रॉड इसमें जो है अंडर फ्रेम वाले में आवश्यक है, जबकि इसमें हटा दिया गया है। 16 नंबर में क्या लिखा है कि ब्रेक गियर में समायोजन की संख्या। समायोजन की संख्या अंडर फ्रेम वाले में जो है 7 की संख्या में, जबकि BMBC में जो है 2 की संख्या में लगा हुआ है, ठीक है। इसको कॉपी में 100% आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए देखिए, अब देखिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एलएच कोच के महत्वपूर्ण पैरामीटर्स जो है इसमें दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे भाई जो कोड जो है बार बार कमेंट करते हैं कि सर कोड वाला एक वीडियो बनाइए, ट्रांसपोर्टेशन कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, और सीटों की संख्या में सबसे अधिक जो आप लोग कंफ्यूज करते हैं, सीटों की संख्या किसमें कितना होता है, इसमें सारे के सारे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन कोड के साथ साथ आपको सीटों की संख्या भी यहाँ पर दर्शाया गया है, तो इसको तो आप लोग को हम जरूर कहेंगे कि आप लोग 100% कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी दिया हुआ है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का PDF आपको कैसे मिलेगा, आपको इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके देख सकते हैं, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर पेंसिल ले लेते हैं। 1 नंबर में क्या करें, AC फर्स्ट क्लास स्लीपर कोच। AC फर्स्ट क्लास स्लीपर कोच EOG मतलब कि एंड ऑफ जनरेशन, इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड देख लीजिए LWFAC, मतलब एल का मतलब हो जाता है LHB, ठीक है। W का मतलब वेस्टेबुल, F मतलब फर्स्ट क्लास, AC मतलब AC, ठीक है। तो AC फर्स्ट क्लास मतलब एंड ऑफ जनरेशन, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कोड जो है ये हो जाता है, तथा इसमें सीटों की संख्या मतलब कि 24 हो जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सीटों की संख्या जो है और ट्रांसपोर्टेशन कोड में दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। और टेयर वेटिंग जो दिया हुआ है मतलब ये भी आप लोग देख लेंगे कि 40 पॉइंट मतलब कि 87 होता है, इसमें 40.87। तो टेयर वेट जो है इसमें जो है पूछता है, लेकिन थोड़ी कम पूछता है, लेकिन ये जो है ट्रांसपोर्टेशन कोड एंड आपको ये सीटिंग जो है ये सबसे अधिक पूछा जाता है, इसको सबसे अधिक आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि AC फर्स्ट क्लास स्लीपर मतलब SG, तो इसमें जो है इसमें इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है LWGFAC, मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एल मतलब कि अभी समझाए कि LHB, W मतलब कि वेस्टेबल। देखिए बार बार मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। एल मतलब कि LHB, W का मतलब होता है वेस्टेबल, और G का मतलब होता है जनरेशन मतलब कि फर्स्ट क्लास, ठीक है।
तो इसमें भी 24 होता है सीटों की संख्या। नेक्स्ट एसी सेकेंड क्लास स्लीपर ईओजी, इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड LWACC ठीक है। तो यहाँ पर CW आ जाता है। यहाँ पर देखिए सेकेंड क्लास है, सेकेंड क्लास का ट्रांसपोर्टेशन कोड जो है CW होता है, एल का मतलब यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इस नीचे मिलेगा, मैं बताऊंगा। ACCN का मतलब 3 टायर होता है, CW का मतलब होता है 2 टायर होता है, मतलब कि सेकेंड क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सेकेंड क्लास स्लीपर SG, इसका देखो LWGA CC AC CW, ठीक है। इसमें जो है सीटों की संख्या जो है 54 होता है। 5 नंबर में देखिए AC 3 टायर, देखिए यहाँ पर 3 टायर आ गया, ठीक है। 3 टायर क्लास स्लीपर EOG, देखिए LWACCN मतलब LHB वेस्टेबुल, ACCN का मतलब 3 टायर होता है, ठीक है। तो CW का मतलब हो गया 2 टायर और CN का मतलब हो गया 3 टायर। तो इसमें सीटों की संख्या जो है आपको 72 होता है और टायर वेट जो है आपको 43.00 होता है। नेक्स्ट 6 नंबर में क्या लिखा है कि AC 3 टायर क्लास स्लीपर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है LACCN SG, इसका भी ट्रांसपोर्टेशन कोड आप लोग देख लेंगे LWGACCN, इसमें भी मतलब सीटों की संख्या जो है 72 होता है। देखिए सीटों की संख्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है और ट्रांसपोर्टेशन कोड इसको आप लोग 100% नोट लेंगे। चलिए 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में लिखा है, थोड़ा पेंसिल ले लेते हैं। चलिए 7 नंबर में क्या है कि AC मतलब कि हॉट बफर कार, देखिए क्या लिखा है, हॉट बफर कार, इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन कोड देख लीजिए LWCBAC, इसमें जो है सीटों की संख्या जो है 18 होता है। नेक्स्ट AC चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्लास, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। AC चेयर कार एक्जीक्यूटिव जो है क्लास का, उसमें जो है देखिए उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड LWFAC CZC, यहाँ पर CZAC, ठीक है। इसमें सीटों की संख्या जो है 56 होता है, ठीक है। यहाँ पर AC लिखा हुआ है, ठीक है। चेयर कार और एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। वहीं जनरल जो होगा AC चेयर कार, जो मतलब कि इसमें एग्जीक्यूटिव नहीं लगा होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन को देख सकते हैं, उसमें सीटों की संख्या जो है 78 होगा। और जिसमें एग्जीक्यूटिव लगा होगा उसमें सीटों की संख्या जो है 56 होगा। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब कि यह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर कम लगेज एंड ब्रेक वैन, जनरेटर कार वाला जो लगेज कम ब्रेक वैन जो होता है, उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन कोड आप देख लीजिए LWLRRM होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड। ये भी बहुत ज्यादा लगेज कम ब्रेक वैन वाला ये पूछता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसका जो है इसमें सीटों की संख्या जो है आपको 5 हो जाता है, 4 जो है देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, और एक गार्ड के लिए होता है और क्रेव के लिए होता है, ठीक है। इसमें टेयर वेट भी देख लीजिए आप लोग, 52.12 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन AC स्लीपर सेकेंड क्लास GS, जो नॉन AC सेकेंड क्लास जो GS जो होते हैं, मतलब जनरल जो होता है LGS, उसमें सीटों की संख्या जो है 99 होता है। कितना होता है, 99 होता है, ठीक है। और नॉन AC सेकेंड क्लास 3 टायर जो होते हैं, मतलब कि जो स्लीपर जो होते हैं 3 टायर वाला जो CN, जहां पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन कोड 3 टायर जो लगा हुआ है LWGS3, उसमें जो है सीटों की संख्या जो है 78 हो जाता है। और देखिए इसमें जो है A वाला जो, यहाँ पर मैं BM इसलिए लिख देता हूँ कि इस A वाला जो है टेयर वेट ज्यादा पूछता है, ठीक है। टेयर वेट वाला इसको जरूर आप लोग लिख लीजिएगा 36.28, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में, नॉन AC लगेज कम ब्रेक गार्ड वैन, देखिए वो था जनरेटर वाला और ये है गार्ड वैन, ठीक है। तो गार्ड वैन का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है LGSLR, इसमें सीटों की संख्या जो है 36 होता है और टेयर वेट जो है 35.40 होता है। 14 नंबर में, नॉन AC सेकेंड क्लास EOG कोच जो है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड आप लोग देख लीजिए LWSCN1, इसमें सीटों की संख्या जो है 80 होता है, 81.63 है, ठीक है। इसको 100% इसको कर ही लीजिए। और जो भाई PDF जो है लिए हैं उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, उनको सारे के सारे PDF जो है भेज दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा कि नॉन AC लगेज कम गार्ड वैन, ठीक है, लगेज कम गार्ड वैन यानी SG, इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड देख लीजिए LGSLR, इसमें सीटों की संख्या जो है 30 + 64 होता है और इसका टेयर वेट जो है 37.90 होता है।
नेक्स्ट 16 नंबर में नॉन एसी सेकेंड क्लास, इसमें LWSCZ जो है 1 लिखा हुआ है और इसका जो है सीटों की संख्या 102 सीट्स होते हैं, इसका टीआर वेट इतना होता है। 17 नंबर में क्या लिखा है कि नॉन एसी सेकेंड क्लास चेयर कार, देखिए नॉन एसी है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, नॉन एसी है और सेकेंड क्लास है, उसमें एसी नहीं लगा हुआ है चेयर कार, ईओजी का मतलब होता है इंड ऑफ जनरेशन, तो इसमें इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड LWSCZ और उसमें सीटों की संख्या देख लीजिए 106 होता है और मतलब कि टीआर वेट जो है 40.55 होता है। 18 नंबर में देखिए नॉन एसी LHB हॉट बफर, मतलब जो LHB का हॉट बफर वाला जो होता है उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन कोड LWCBNAC और इसमें बर्थों की संख्या जो है आपको 15 होता है और टीआर वेट 40.38 होता है। देखिए ये जो है बहुत ही अच्छा, हम आप लोग को जितना भी ये मैंने बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको इस तरह वीडियो देखने से आप लोग को याद नहीं होगा, ठीक है, इसको जो है आप लोग को 100% जो है कॉपी में जो है आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है, और इसको जैसे भी हो आप लोग याद कर लीजिए, चाहे रट्टा मार लीजिए, चाहे जैसे भी हो इसको याद कर लीजिए, जैसे भी हो याद कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यह सारे के सारे क्वेश्चन इसमें जो अभी मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन कोड या सीटों की संख्या ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर फिर मैं बोल दे रहा हूँ, अगर एक पार्ट 3 है डायमेंशन का LHB ICF गुड्स, या मतलब कि ये सभी का या जो है डायमेंशन का पार्ट 3 है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, उसमें बहुत डिटेल रूप में बताया गया, अच्छे ढंग से बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए सेल्फ जनरेटिंग पावर सिस्टम के एसी और नॉन एसी कोचों में तुलना एवं उपकरणों की सूची। देखिए अभी एसी और नॉन एसी में जो है तुलना कर रहा है, यहाँ पर जो है जनरेटिंग पावर सिस्टम मतलब जो जनरेटर के द्वारा पावर सिस्टम जो होता है उसके बारे में जो है, या पुली के द्वारा जैसे भी हो उसके बारे में है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। 1 नंबर में देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ जो है अल्टरनेटर जो है एसी में जो है 25 kW किलोवाट का मतलब लगा हुआ है, जबकि नॉन एसी में 4 मतलब कि 5 किलो का एक ही लगा हुआ है, जबकि इसमें 2 लगा हुआ है, ठीक है। जो भाई एक्सल पुली जो बांधते होंगे, जो ICF वर्कशॉप में अगर होंगे, बोगी शॉप के होंगे, या मतलब कि जो एक्सल पुली बांधते होंगे या अल्टरनेटर जो फिट करते होंगे, उनको जो है इसके बारे में पूरा डिटेल मालूम होगा और उनके लिए यह जो है डेटा बहुत ही मायने रखता है। और यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एसी कोच में अल्टरनेटर की संख्या कितना होता है। तो अल्टरनेटर जो है देखिए यहाँ पर अल्टरनेटर का पावर पहले लिखा हुआ है कि इसमें जो है 25 किलो वाट मतलब KW और 2 की संख्या में लगा रहता है, और नॉन एसी में जो है यहाँ पर 4.5 किलोवाट का एक ही अल्टरनेटर लगा होता है। क्योंकि अब यहाँ मिलेगा पुली के बारे में, एक्सल पुली देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जब दिया हुआ है तो मैं उसी वक्त बताऊंगा। देखिए चलिए बेल्ट जो है इसमें जो देखिए इसमें 6 बेल्ट, 6 + 6 का 2 मतलब नोज यानी 24 नोज, मतलब कि आप देखिएगा यहाँ पर जो पुली जो होता है तो इसमें जो है 6 बेल्ट जो है लगा रहता है, जबकि यह नॉन एसी में 4 ही बेल्ट वाला मतलब कि पुली लगा रहता है, ठीक है। तो इसमें 4 पुली होते हैं, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पर देखिए एक्सल पुली जो है इसमें 4 होते हैं, जबकि इसमें जो है एक ही होता है, और बेल्ट जो है देखिए इसमें 6 की संख्या मतलब होता है, जबकि इसमें 4 ही होता है, ठीक है। तो ये जो पुली बांधते होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बैटरी के बारे में 1100 AH रूफ माउंटेड पैकिंग यूनिट, ठीक है, एसी में होता है, जबकि नॉन एसी में 100 मतलब 20 AH का होता है। 100% इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए और लिखा है बैटरी जो मैंने बताया, इसमें एसी में जो है 800 AH अंडर स्लग और 525 AH फर्स्ट एसी में मतलब लगा रहता है, जबकि इसमें 120 AH का ही लगा रहता है। न्यूनतम जनरेशन स्पीड, ठीक है, तो इसमें जो है 25 से 30 जो है एबव किलोमीटर पर घंटा, जबकि इसमें 19 से 25 किलोमीटर पर घंटा नॉन एसी के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कि अंडर फ्रेम माउंटेड और बोगी फ्रेम माउंटेड सिस्टम में तुलना। देखिए फिर आ गया जो हमने ऊपर अभी मैंने बताया था उसी का यह रिपीट हो गया है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, जो फर्स्ट अभी बताना जो शुरू किया वीडियो चालू किए हैं वही जो है फिर यह शुरू हो गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए ये जो दिया हुआ है SS1 SS2 SS3, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। SS1 SS2 SS3, ठीक है। और D1 D2 D3 जो दिया हुआ है
देखिए तो क्या दिया हुआ है, D1 D2 D3। देखिए SS1 SS2 नहीं है, D1 D2 D3 है, ठीक है। तो मैं SS1 के बारे में भी मैं बता दूंगा। तब तक ये देखिए कि यह जो है शेड्यूल है, ठीक है। जो LHB के लिए जो शेड्यूल जो होता है, तो D1 जो आपको होता है, ये जो होता है प्रत्येक ट्रिप होता है, मतलब कि प्रत्येक ट्रिप में, मतलब कि D1 जो होता है और D2 जो होता है एक मंथली होता है, मतलब एक महीना पर, अर्थात 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और D3 जो है 180 दिन, मतलब कि 6 महीना प्लस माइनस 15 दिन होता है। ज्यादा करके यही पूछता है क्वेश्चन, इसलिए इसको बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग कॉपी में 100% नोट कर लेंगे। और ये जो है D1 D2 D3 मतलब कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, सब नीचे लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। नीचे तक हमको जाना, वीडियो लंबा हो जाएगा, धीरे धीरे चलाऊंगा, आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक करके आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ए वाला, जो आप लोग 100% कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। जे D1 कब होता है, D2 कब होता है और D3 कब होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो है शेड्यूल जो है SS1 SS1 SS2 और SS3। इसके बाद में D1 D2 D3 के बाद में SS1 SS2 SS3 आता है। तो SS1 जो है आपको 1.5 साल पर किया जाता है, मतलब 18 महीना पर 1.1/2 ईयर पर किया जाता है। और SS3 जो है इसके दूना कर दीजिए, 3 ईयर पर होता है, जबकि SS3 इसको भी दूना कर दीजिए, 6 ईयर पर होता है, ठीक है। और किलोमीटर से अगर हम बात करें तो यह 6 लाख किलोमीटर पर होता है। ये जो है इसको 12 लिख दीजिए, 12 लाख किलोमीटर। और ये जो है 24 लाख किलोमीटर पर होता है, जो पहले आ जाए, ठीक है। SS3 6 साल या 24 लाख किलोमीटर। उसी प्रकार ये जो है SS1 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर, SS2 3 ईयर या 12 लाख किलोमीटर। इस हिसाब से जो पहले आएगा इस तरह करेंगे। यानी D1 D2 D3 के बाद में जो है SS1 SS2 SS3 होता है, ठीक है। और ये कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, सब इसमें लिखा हुआ है। जो मैंने अभी लिखा है इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। और इसको जो है याद करने का तरीका जो है इस तरह याद कीजिएगा कि SS1 जो है 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर, तो शायद आप लोग को याद जल्दी न हो, लेकिन इस तरह याद कीजिए ईयर वाला में कि 1.5 3 6 6 12 24, अर्थात दूना करते जाइए। ईयर में 1.5 3 6, किलोमीटर में 6 12 24 लाख किलोमीटर। इस तरह आप लोग याद कीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसको जरूर नोट कर लेंगे। और ये जो है देखिए D1 जो है नामित प्राथमिक डिपो के रेक पर, मतलब होता है नामित प्राथमिक डिपो के रेक पर। तो कहाँ किया जाता है, देखिए हम यहाँ पर रोक दे रहे हैं, इसको आराम से पढ़ लीजिए, कोई खास नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ लेंगे तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। पढ़ करके, क्योंकि नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं नीचे चलूंगा, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, देखिए ब्रेक डिस्क से संबंधित, देखिए ब्रेक डिस्क से जो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यानी LHB कोच में जो ब्रेक डिस्क होते हैं कितने की संख्या में होता है, उसका मतलब कि चौड़ाई क्या होता है, उसका व्यास क्या होता है, उसका मोटाई क्या होता है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना घिसने पर बदल देंगे, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आप लोग 100% कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो लिखा है कि ब्रेक डिस्क संबंधित दो से उनके आयाम जो है, डायमेंशन जो है दिया हुआ है। तो देखिए ब्रेक डिस्क का व्यास, देखिए ब्रेक डिस्क का व्यास जो है आपको 640 mm होता है, तथा उसकी मोटाई जो है आपको 110 mm होता है। ब्रेक डिस्क की सतह पर घिसा हो, ठीक है। ब्रेक डिस्क जैसे मान लेते हैं कि यह ब्रेक डिस्क है, ब्रेक डिस्क है, इसकी दोनों तरफ से जो है घिसा, एक तरफ से 7 mm, प्रत्येक तरफ से 14 mm घिसाव चलता है, मतलब एक तरफ से 7 और एक तरफ से 7, यानी कुल मतलब 14 mm तक अगर घिस जाता है तो चलेगा। इसके बाद उसको हम लोग रिजेक्ट अर्थात कंडम कर देंगे। नेक्स्ट में क्या लिखा है कि थर्मल दरार माने सरफेस क्रैक, ठीक है। तो यह 50 mm लंबाई तक चलता है, ठीक है। कितना चलेगा, 50 mm लंबाई तक चलेगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। हम जानते हैं आप कि प्रत्येक कर्मचारी भाई को शायद जो तैयारी करते होंगे उनको मतलब व्यास और मोटाई तो याद रहता है और याद होगा भी, लेकिन ये जो नीचे दिया हुआ है जल्दी मतलब कि ये नहीं मिलता है, इसलिए इसको कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो थर्मल दरार जो है सरफेस क्रैक जो है 50 mm तक चलेगा। और के जो रिब का टूटना, यहाँ पर जो कूलिंग के लिए आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर जो है फिंस जो है लगा हुआ है, इसके जो भरा है कूलिंग के लिए रिब का जो है टूटना गहराई 1 mm से ज्यादा ना हो। जो इसमें जो फिंस जो लगा हुआ है उसका जो क्रैक जो है 1 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और
और माउंटिंग बोल्ट का ढीला, जो माउंट जो होता है यहाँ पर बोल्ट से जो है कसा रहता है एक्सल पर, तो माउंटिंग बोल्ट का ढीला होना, तो कहा है कि दो कूलिंग रिब का टूटना होना मिलता है। और वो उसमें अगर मतलब कि रिब जो है क्रेक या टूटा है तो चलेगा, उससे ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा। माउंटिंग लग का क्रेक या टूटना या नहीं चलेगा, और माउंटिंग लग अगर टूटा है, क्रेक है तो नहीं चलेगा। सतह पर टूटा होना, जो फेस है इसका जिस पर हम लोग ब्रेक जो लगाते हैं, अगर उस पर टूटा है तो नहीं चलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए और क्या दिया हुआ है कि होलो बियर एंड स्कोरिंग यानी डिस्क की रिंग पर, रिंग होलो बियर मतलब अगर होल हो किसी प्रकार का डिस्क के रिंग पर तो नहीं चलेगा। ठीक है, इसको बदलना होगा। और क्या कर रहा है कि हब में क्रैंक, अगर उसके हब में क्रेक है 1 mm के गहराई की, मतलब कि स्कोरिंग 1 mm का हलो बियर अगर है तो चलेगा। अगर इससे ज्यादा 1 mm से अगर ज्यादा हो जाता है गहराई या बियर, हलो बियर, तो नहीं चलेगा। और क्या लिखा है कि पेनिट्रेटिंग क्रैक फ्रिक्शन रिंग पर क्या, ये अगर हो जाए तो नहीं चलता है, तुरंत इसको निकाल देना चाहिए। ठीक है, इंसिफेक्शन तन, क्या लिखा है इंसिपियंतन पियंत क्रैक। ठीक है, यह अगर हो जाए तो नहीं चलेगा, उसको बदल देना चाहिए। स्प्लिटरिंग जो है यह नहीं चलेगा। स्पेल्टरिंग जो है मतलब स्पेल्टरिंग को होता है जो मतलब कि अगर आपका जो क्या बोलते हैं डिस्क है और उस पर मतलब कि फेस पर उसको अगर गड्ढा हो गया है, मतलब कि उसमें कोई रुआ वुआ फंस जाता है और फंसने के कारण उसको घींच देता है इस तरह पूरा, स्पेल्टरिंग अगर हो जाता है तो वो जो है नहीं चलेगा। ठीक है, और हॉट स्पॉट अगर हॉट हो गया, वो ज्यादा करके ज्यादा हॉट हो रहा है तो भी नहीं चलेगा, उसको हम बदल देंगे। क्योंकि ब्रेक हॉट हो जाएगा तो ब्रेक शू जो है घिस जाएगा ज्यादा करके, मतलब गर्म होकर के। ठीक है, इसमें जो है आपको इससे संबंधित मैं एक और बात बता दूं कि इसमें जो मतलब कि फिर जो लगा रहता है यह कूलिंग के लिए लगा रहता है। बहुत जगह ऑप्शन में आता है कि वेट को भी कम करने के लिए लगा रहता है, तो वेट तो कम होता ही है, लेकिन आपको ऑप्शन में A+B नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि कूलिंग के लिए, वेट करने के मतलब वेट कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए, तो शायद ऐसा जो है नहीं मिलेगा, मतलब A+B। ठीक है, अगर अलग अलग रहे तो आप लोग कूलिंग के लिए ही मारिएगा, फिंस का प्रयोग कूलिंग के लिए होता है। और इसमें जो ब्रेक शू जो लगा रहता है, इसमें ब्रेक पैड का जो है मोटाई जो है 35 mm होता है। कितना? 35 mm होता है। अगर प्राइमरी ब्रेक पैड की अगर क्वेश्चन पूछे कि प्राइमरी ब्रेक पैड के मोटाई कितना होता है, तो यह जो है 36 mm होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और डिस्क से मतलब डिस्क से ब्रेक मतलब पैड की जो दूरी जो होता है, मतलब गैप जो होता है 1.5 mm होता है। ठीक है, 1 से 1.5 mm होता है। ठीक है, जो यहाँ पर जो डिस्क के ब्रेक डिस्क के दोनों साइड में ब्रेक शू जो ब्रेक जो लगा हो रहता है, ब्रेक शू ब्रेक, तो वो रबर के मतलब की दूरी जो है यानी गैप जो है, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क एंड ब्रेक मतलब शू के बीच तो 1.5 mm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। देखिए, ये बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का मुख्य भाग आ गया। ठीक है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर के मुख्य भाग यानी BMBC जो होता है उसका मुख्य भाग दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। और इसमें जो है जो भाई PDF लिए होंगे उनके लिए तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि जब मैं आगे करूंगा तो यह ढक जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 नंबर में लिखा हुआ है एडजस्टिंग स्क्रू के साथ रैचेट, ये जो है लिखा हुआ है। 2 नंबर देख लीजिए यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ, 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो 2 नंबर में क्या है, एडजस्टिंग ट्यूब। तो इस हिसाब से हम कहना चाह रहे हैं कि जो भाई PDF लिए हैं वो आराम आराम से इसको नंबरिंग के साथ में देख करके याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इस वीडियो का लेना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा थोड़ा देर में कि कैसे मिलेगा। व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा, व्हाट्सएप जो नंबर मैं दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए अब आ गया यहाँ पर IUH एंड POH से संबंधित जो है क्वेश्चन। IUH देखिए, शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस के कोचों के IUH केवल नामित कारखानों में अटेंड किया जाता है, और नए निर्मित कोचों के IUH में 12 महीने के बाद पहियों को बदल दिया जाता है। ठीक है, इसको मतलब ये जो है IUH PUH और मतलब NPUH के बीच अंतर जो है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए।
इसको भी आप लोग हो सके तो कॉपी में नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ। चलिए 1 नंबर में देखिए आईयूएच। आईयूएच का फुल फॉर्म जो होता है आपको इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, और पीओएच का मतलब पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, और एनपीओएच का मतलब होता है नामित पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर एन का फुल फॉर्म दिया हुआ है नॉमिनेटेड पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। ठीक है, नॉमिनेटेड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यह मध्य इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती। ठीक है, तो यह मध्यवर्ती ओवरहॉलिंग से संबंधित है। पीओएच का पीरियोडिक का मतलब यह अवधिक ओवरहॉलिंग से संबंधित है पीओएच, जबकि मतलब एनपीओएच यह नामित जो है अवधिक ओवरहॉलिंग से संबंधित है। ठीक है, और आईयूएच अब कितना दिन में किया जाता है, तो आईयूएच जो है 9 महीने के पर किया जाता है, जबकि पीयूएच जो है 18 महीना पर किया जाता है। एनपीयूएच के लिए किसी भी व्हीकल के लिए समय अवधि तय नहीं की गई है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनपीयूएच कितना दिन पर किया जाता है, तो 9 या 18 या 36 इस तरह का देता है, तो आप कह सकते हैं उसमें ऑप्शन में जरूर रहेगा कि एनपीयूएच के लिए किसी भी व्हीकल के लिए समय अवधि तय नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है आपको आईसीएफ का दिया हुआ है। ठीक है ना, आईसीएफ का दिया हुआ है। राजधानी में जो है उसमें मतलब कि पूंछ में जो है नीचे शताब्दी में जो है आईसीएफ का ही ट्रॉली लगा हुआ है। ठीक है, मॉडिफाइड करके। तो जबकि यहाँ पर लिखा है पीयूएच 9 महीना पर, आप कहिए कि नहीं सर 18 महीना पर होता है आईयूएच, तो एलएचबी का यहाँ पर अगर एलएचबी रहता एलएचबी तो इसका आईयूएच जो है 18 महीना पर, और पीयूएच जो है एलएचबी के लिए 36 महीना पर हो जाता। ठीक है, लेकिन यह आईसीएफ के लिए दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां कोच उठाने की सुविधा उपलब्ध है, कोच का आईयूएच के लिए सिक लाइन में अनुमति दी जाती है। जहां पर कोच उठाने की मतलब व्यवस्था है, तो यह सिक लाइन में मतलब अनुमति दे दिया जाता है आईयूएच के लिए। लेकिन पीयूएच जो है केवल नामित मनोनीत और वर्कशॉप में ही मतलब पीयूएच की अनुमति होता है, और एनपीयूएच जो है केवल वर्कशॉप में या मनोनीत मतलब प्रमुख सिक लाइन में किया जाता है। यहाँ पर मनोनीत है जो प्रमुख सिक लाइन है वहां पर एनपीयूएच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा ऊपर इसको बढ़ा देते हैं। आईयूएच जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईयूएच के दौरान अंडर गियर के सभी हिस्सों की पूरी तरह से जांच की जाती है, और यदि आवश्यक हो तो बदला भी जाता है। ठीक है, पूरा उसको जांच किया जाता है। आईयूएच के दौरान अंडर गियर के सभी हिस्सों को पूरी तरह जांचा जाता है, अगर आवश्यकता हो तो बदला जाता है। लेकिन पीयूएच में क्या होता है कि पीयूएच के समय अंडर गियर के सभी हिस्सों को डिसमेंटल मतलब किया जाता है। अगर कोई भी पार्ट घिसा या टूटा हो तो उसे बदल दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी बदला जाता है और इसमें भी, लेकिन इसको पूरी तरह जांच करने के बाद में टूटा फटा कुछ भी अगर हो तो उसको 100% बदल दिया जाता है। और एनपीओएच में क्या होता है कि केवल इंडिकेटेड जो मतलब कहने में जो इंडिकेट किया हुआ है, चिन्हित किया गया है जो यह डिफेक्ट है, तो उसको जो है मतलब सुरक्षा आइटम्स को अटेंड किया जाता है। केवल उसी को अटेंड किया जाता है जो मतलब इंडिकेट किया गया हो कि हाँ यह चीज खराब है, इस तो उसको जो है अटेंड किया जाता है एनपीयूएच में। चलिए फिर देखिए आईयूएच में, तो आईयूएच के समय कोच की पेंटिंग जो है आवश्यक नहीं है। आईयूएच में इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग में जो है आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए कि आवश्यक नहीं है। ठीक है, और क्या लिखा है, केवल आवश्यक जगहों को मतलब थ्राउट किया जाता है। ठीक है ना, तो मतलब आवश्यक जगह को ही मतलब कि टच किया जाता है। ठीक है, आईयूएच में। और यहाँ जो है पीयूएच में पूरे कोच को पेंटिंग जो है किया जाता है, और आईयूएच में जो है जहाँ मतलब टच है या कहीं उड़ गया है पेंट वहां पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एनपीओएच में पूंछ की पूर्ण पेंटिंग जरूरी नहीं है, केवल आवश्यक जगहों को ही टच अप जो है टच अप करके मतलब कि करने की जरूरत है। मतलब जहां जहां आपको अगर पेंट खराब हो वहीं पर मतलब कि किया जाता है, बाकी जगह नहीं किया जाता है। पूरी कोच को पेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ लेंगे। फिर मैं कहूंगा कि आप लोग पार्ट 1 या पार्ट 2 को जाकर जरूर देख लेंगे, उसमें बहुत सारा जो है इंपॉर्टेंट डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, और उसको कॉपी में 100% आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए नीचे देखिए क्या लिखा है, सिंगल पाइप सिस्टम, और नीचे लिखा है ट्विन पाइप सिस्टम। मतलब सिंगल पाइप और ट्विन पाइप क्या होता है उसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा पेंसिल ले लेते हैं।
चलिए सिंगल पाइप वाला में क्या लिखा है कि लोको से ब्रेक वैन तक एक लगी एक पाइप जिसे ब्रेक पाइप के नाम से जाना जाता है। देखिए सिंगल पाइप में केवल ब्रेक पाइप ही होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंजन मतलब लोको से लेकर के कोच तक, चाहे वैगन जो है तो वैगन तक जो पाइप होता है उसको ब्रेक पाइप के नाम से जाना जाता है, जिसे एप्लीकेशन और ब्रेक रिलीज करने के लिए एयर की निरंतर मतलब की जांच की जाती है। ठीक है, मतलब रिलीज भी करने के लिए और एप्लीकेशन के लिए भी, दोनों के लिए निरंतर की जांच की जाती है। और ट्विन पाइप में क्या होता है कि ट्विन पाइप सिस्टम में ब्रेक पाइप के अलावा एक और पाइप दिया जाता है जिसे फीड पाइप कहते हैं, एफपी। ठीक है, जो लोको से ब्रेक बैन तक जाता है, लोको से ब्रेक बैन जो पीछे वाला जो गार्ड बैन या ब्रेक बैन है वहां तक जाता है, ताकि एआर लगातार 6 kg सीम स्क्वायर से चार्ज हो सके। चलिए यहाँ जो आप समझ सकते हैं कि एक जुलरी रिजर्वायर एआर जो दिया हुआ है, एआर एक जुलरी रिजर्वायर एआर जो है 6 kg पर सीएम स्क्वायर से मतलब यह दबाव प्रेशर दिया हुआ है चार्ज हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सूचित होता है कि एफपी का प्रेशर जो है, एफपी मतलब फीड पाइप एफपी, और एआर का प्रेशर जो है 6 kg होता है। कितना होता है? 6 kg होता है। और बीपी और सीआर यानी कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर जो है 5 kg पर सीएम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि एयर ब्रेक उपकरण के महत्वपूर्ण उपकरण। एयर ब्रेक उपकरण जो है उसे बहुत सारे मतलब उपकरण है जो पूछता है कि ब्रेक पाइप मतलब ट्विन पाइप में कितने होते हैं सिस्टम में, फीड पाइप कितने होते हैं, सिंगल पाइप सिस्टम में जो गुड्स होता है उसमें ब्रेक पाइप फीड पाइप कितना होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बार बार कहूँगा कि इसको कॉपी में नोट करते चलें, वीडियो को रोक रोक करके जो केवल वीडियो देखते हैं। ठीक है, ऐसा पीडीएफ जो है आपको नहीं मिलेगा अदर जगह, या वीडियो भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ताकि इतना चीज एक ही बार में एक ही वीडियो में टोटल कर दे। वीडियो मिलेगा तो केवल एक ही, जैसे कि अभी हमने ऊपर जो बताया क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कोड का या सीटिंग का, या केवल मतलब कि सिलेंडर का ही मिलेगा या ब्रेक वाला का ही मिलेगा, इसी टाइप से। लेकिन इस वीडियो में जो है आपको सभी के सभी दिया जा रहा है। चलिए एक नंबर में देखिए ब्रेक पाइप, देखिए यहाँ विवरण दिया हुआ है, ब्रेक पाइप मतलब विवरण है, यहाँ ट्विन पाइप का विवरण दिया गया है और यहाँ पर सिंगल पाइप का। ठीक है, ये क्या है? ट्विन पाइप का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ट्विन पाइप में अंडर फ्रेम वाला में भी ट्विन पाइप होता है और बीएमबीसी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर वाला में भी ट्विन पाइप होता है। ठीक है, और सिंगल पाइप वाला तो खैर आप है ही। तो इसमें देखिए ब्रेक पाइप, तो अंडर फ्रेम वाला में भी ब्रेक पाइप एक ही होता है और बीएमबीसी जो होता है उसमें भी ब्रेक पाइप एक ही होता है, और गुड्स स्टॉक मतलब सिंगल पाइप वाला में भी एक ही होता है। क्या? ब्रेक पाइप। और फीड पाइप भी देखिए यहाँ पर अंडर फ्रेम वाला में भी एक ही होता है, बीएमबीसी में भी एक ही होता है, और यहाँ पर सिंगल पाइप देखिए, यहाँ पर सिंगल पाइप का मतलब होता है कि केवल उसमें ब्रेक पाइप ही रहेगा, उसमें फीड पाइप नहीं रहेगा। ठीक है, और 3 नंबर में क्या है कि कट ऑफ एंगल कॉक। कट ऑफ एंगल कॉक अंडर फ्रेम माउंटेड में जो है 4 रहेगा, बोगी फ्रेम माउंटेड में भी 4 रहेगा, जो ट्विन पाइप होगा। ठीक है, और गुड्स में जो है, गुड्स का मतलब सिंगल पाइप में जो रहेगा उसमें 2 ही रहेगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा, यह 3 नंबर जो पॉइंट दिया है सबसे ज्यादा यह क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं इसको डिटेल में आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि यह कोच है, यहाँ पर 2 हम पाइप बना देते हैं, तो यहाँ पर जो लिखा है 3 नंबर में कट ऑफ एंगल कॉक, तो कट ऑफ एंगल कॉक होता क्या है कि दोनों तरफ गाड़ी के अंत में आप देखिएगा कि होज पाइप कल्ला जो है एक तो इधर दोनों तरफ लटका हुआ रहता है, और इधर अगर कोच है तो इसमें जो है फंसा दिया जाता है, मतलब कोच दोनों के होज पाइप को यहाँ पर फंसा दिया जाता है। ठीक है ना, आप देखे हुएगा। ठीक है, और यहीं पर जो है एक कट ऑफ एंगल लगा रहा है जिसका हैंडल इस टाइप से रहता है। ठीक है ना, इसको जो है हैंडल इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कट ऑफ एंगल, यहाँ पर 3 नंबर लिखा है कि कट ऑफ एंगल कॉक जो है अंडर फ्रेम जो ट्विन पाइप होगा, जो ट्विन पाइप का मतलब होता है कि ये पर यहाँ पर एक बीपी है और एक यहाँ एफपी है। ठीक है, जब ट्विन पाइप है तो कट ऑफ एंगल कॉक इसमें भी 2 हो जाएगा दोनों साइड मिला करके, और इसमें भी दोनों साइड 2 हो जाएगा, यानी 2 मिलकर के इधर 2 इधर 2 मतलब 4 हो जाएगा। तो ट्विन पाइप वाला में 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है 4 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन सिंगल पाइप वाला में, तो सिंगल पाइप वाला में केवल ब्रेक पाइप ही होता है, तो ब्रेक पाइप में दोनों साइड में एक एक होगा, तो 2 ही की संख्या में न रहेगा, इसलिए यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है,
इसको मिटा दीजिए। 4 नंबर में ब्रेक सिलेंडर, तो ब्रेक सिलेंडर जो है ट्विन पाइप में जो है अंडर फ्रेम वाला में जो है 2 होता है, लेकिन बीएमबीसी में 4 होता है और गुड्स वैगन में 1 ही होता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि इसका जो सिलेंडर का जो है 14 इंच जो है दाया होता है, बीएमबीसी का 8 इंच जो होता है, आपने पढ़ा है अभी ऊपर। तो आप नहीं अगर देखें तो फिर इस वीडियो को बैक करके आप देख लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बीएमबीसी में जो है प्रत्येक बीएमबीसी का मतलब होता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम या सिलेंडर भी कह सकते हैं। तो बोगी के ऊपर जो है मतलब कि 2 ठो सिलेंडर लगा रहता है, ठीक है ना, 2 सिलेंडर लगा रहता है। और अंडर माउंटेड अंडर फ्रेम वाला में 2 ही फ्रेम में फिट किया हुआ रहता है, लेकिन बोगी माउंटेड बोगी के ऊपर सिलेंडर फिट किया हुआ है, ठीक है ना। तो एक कोच में जो है 2 बोगी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर 4 सिलेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व अर्थात डीवी। डीवी जो है सभी में मतलब कि आपको गुड्स मतलब ट्विन पाइप हो या सिंगल पाइप हो, गुड्स हो कोच हो जो भी है, डीबी की संख्या जो है आपको 1 ही होता है सभी में, याद रखिएगा। डीबी की संख्या 1 ही होता है। डीबी के बारे में नीचे मैं बताऊंगा, बहुत ही डिटेल में नीचे दिया हुआ है। अभी फिर बताऊं, फिर वहां बताऊं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए एक ही जगह बताएं। चलिए 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता अर्थात एआर की क्षमता। देखिए एआर की क्षमता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर फ्रेम माउंटेड वाला में 100 लीटर का होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह लाइन। 6 नंबर अंडर फ्रेम वाला में 100 लीटर होता है, बीएमबीसी में अर्थात बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में जो है 200 लीटर का होता है, और सिंगल पाइप वाला में फिर 100 लीटर का होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है ये गुड्स वाला चाहे अंडर फ्रेम वाला सब हो गया। और ये तो यहाँ पर एलएचबी का नहीं दिया हुआ है, एलएचबी डायमेंशन का फिर मैं कहूंगा कि फर्स्ट वीडियो जाकर देख लेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। लेकिन एलएचबी में मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि एलएचबी में भी 200 लीटर का ही एआर होता है, मतलब ऑक्सिलरी रिजर्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें जो है 2 पार्ट में होते हैं, ठीक है। एक होता है आपको 125 लीटर का और एक होता है 75 लीटर का। तो 125 लीटर वाला जो होता है, देखिए मैं ये एलएचबी का बता रहा हूँ, ठीक है ना, एलएचबी का, ठीक है। तो 125 लीटर वाला जो है यह ब्रेकिंग पर्पस के लिए किया जाता है, जबकि 75 लीटर वाला जो एआर टैंक होता है वह टॉयलेट पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि आईसीएफ में जो है, आईसीएफ का मतलब हो गया बीएमबीसी, इसमें जो है 200 लीटर का एक ही टैंक होता है, ठीक है ना, समझ लीजिएगा। और ये जो है आपको गुड्स वाला में या अंडर फ्रेम वाला में 100 लीटर का एक ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइसोलेटिंग कॉक। आइसोलेटिंग कॉक की संख्या देखिए बहुत इंपॉर्टेंट संख्या मतलब की है। आइसोलेटिंग कॉक जो है इसमें जो है अंडर माउंटेड ब्रेकिंग सिस्टम में आपको 5 होता है, और इसमें भी आपको 5 ही होता है, ठीक है। पूरे कोच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कितना होता है, 5 होता है, मैं इस पर बीएम लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन गुड्स में जो है आइसोलेटिंग कॉक नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 7 नंबर में, 7 नंबर में क्या है कि आइसोलेटिंग कॉक। आइसोलेटिंग कॉक तो यहाँ तक पढ़ ही दे 5 में। 8 नंबर में सेंट्रीफ्यूगल डट कलेक्टर यानी डीसी डट कलेक्टर। डट कलेक्टर जो है आपको अंडर फ्रेम वाला में 2 होता है और बीएमबीसी में भी 2 ही होता है, लेकिन गुड्स में जो है आपको मतलब सिंगल पाइप वाला में जो है आपको 1 ही होता है, ठीक है। डट कलेक्टर, डट कलेक्टर का डीसी नीचे दिया हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। डीसी का मतलब होता है डॉट कलेक्टर, ठीक है। डॉट कलेक्टर का काम होता है कि हवा को छान करके यानी शुद्ध करके ही मतलब हवा को आगे ऑक्सिलरी रिजर्वायर में या डीबी में भेजना, ठीक है ना। यह डॉट कलेक्टर डीसी जो है डीबी के पहले लगा रहता है। क्वेश्चन आता है कि डीसी कहाँ लगा रहता है अर्थात डॉट कलेक्टर, तो यह डीबी के पहले लगा रहता है, ठीक है, ताकि डीबी को कोई भी मतलब कि गंदा हवा यानी धूल कण कोई भी चीज हो अंदर ना जाए। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व यहाँ पर दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो है मतलब ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब माइंड कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड जो है किसको कहा जाता है, तो डीबी को कहा जाता है। और ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब हृदय जो है या किडनी कहीं लिख देता है कि किडनी या हृदय किसे कहा जाता है, तो डीसी को कहा जाता है, क्योंकि ये जो है हवा को छान करके देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 की संख्या में मतलब होता है अंडर फ्रेम और बीएमबीसी में, और गुड्स में सिंगल पाइप वाला में जो है 1 ही होता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दिया है कि चेक वाल्व। तो चेक वाल्व जो है 1 की संख्या में प्रत्येक कोच में होता है, गुड्स में नहीं होता है, चाहे वो अंडर फ्रेम वाला हो या बीएमबीसी हो। चेक वाल्व की संख्या जो है, चेक वाल्व की जो है इसको हम लोग एनआरवी भी बोलते हैं, ठीक है। एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व, ठीक है, एनआरवी
अर्थात ये जो है एएफपी के द्वारा जो है एआर में हवा को जाने देता है, एआर लिख दीजिए, लेकिन एआर से एएफपी में हवा, एआर से एएफपी में मतलब हवा को रिटर्न नहीं होने देता है। ठीक है, तो इसमें जो है फीड पाइप में जो है लगा, एआर और फीड पाइप के बीच मतलब लगा हुआ है चोक वाल्व, जो एक की संख्या में होता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर में क्या लिखा है कि एयर हॉजेज जो है 4 की संख्या में जब ट्विन पाइप होगा, तो अभी हमने बताया कि यह जो है अगर पूंछ है तो एफपी का मतलब बीपी का एक एयर होज और एक बीपी और एफपी, यह इधर भी बीपी और एफपी का एयर होज जो है, तो काले रंग का जो होज पाइप जो है लटका रहता है दोनों साइड में, तो दो दो मिला करके यहाँ पर 2 इधर और 2 इधर, यानी 2 2 मिल करके 4 हो जाता है। ठीक है, और पाम एंड जो है इसे भी जो है 4 की संख्या में होता है, और कंट्रोल रिजर्वायर भी एक ही होता है सब में। देखिए कंट्रोल रिजर्वायर जो है सब में एक ही होता है, और कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता जो है आपको 6 लीटर का होता है, 6 लीटर होता है। और एआर की क्षमता जो है, एआर की क्षमता हमने ऊपर बताया अभी कि 200 लीटर का होता है। ठीक है, कितना 6 लीटर का होता है। ठीक है, तो 6 लीटर का जो है आपको गुड्स में होता है। ठीक है ना, गुड्स के लिए 6 लीटर का होता है। और एलएचबी में जो है, एलएचबी में भी एलएचबी मैं लिख देता हूँ, एलएचबी में भी सीआर की क्षमता, कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता भी 6 लीटर का ही होता है। लेकिन आईसीएफ में जो है, आईसीएफ में जो है कहीं आपको 6 भी मिलेगा, कहीं 9 भी मिलेगा, लेकिन मेरे समझ से 9 लीटर होता है। ठीक है, आप देखिएगा आईसीएफ में आप लोग देख सकते हैं, जो भाई को मैंने बुक का फोटो जो भेजे हैं, और बुक अगर वो खरीद लिए होंगे तो उनको जो है बुक में भी देख लेंगे, कैरेज एंड वैगन वाला में 9 लीटर जो है आईसीएफ में दिया हुआ है, और एलएचबी गुड्स में जो है 6 लीटर दिया हुआ है। तथा इसका जो प्रेशर जो है, कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर जो है 5 केजी पर सीएम स्क्वायर है। ठीक है, और कंट्रोल रिजर्वायर की संख्या सभी में एक ही होता है। चलिए थोड़ा सा हम ऊपर ले लेंगे। देखिए यहाँ डीबी के बारे में डिटेल रूप से लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़कर सुना देते हैं आप लोग को। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व असेंबली में वाल्व बॉडी एवं कॉमन पाइप ब्रैकेट और एक सीआर होता है। ब्रेक सिलेंडर एयर और ब्रेक पाइप से सभी पाइप कनेक्ट कॉमन पाइप ब्रैकेट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जुड़ा होता है। क्वेश्चन आता है कि डीबी जो है मतलब किस पर लगा होता है, मतलब किस पर माउंट होता है, तो कॉमन पाइप ब्रैकेट पर। ठीक है, कॉमन पाइप ब्रैकेट पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है इससे कि डीबी जो है कहाँ लगा रहता है, तो कॉमन पाइप ब्रैकेट पर लगा रहता है। यहाँ पर लिखा है कॉमन पाइप ब्रैकेट पर लगा रहता है। ठीक है, और लिखा है कि मेंटेनेंस या ओवरहॉलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को हटाया जाता है, तो पाइप कनेक्शन को डिस्टर्ब किए बिना हटाया जाता है, और कॉमन पाइप ब्रैकेट से वैगन कोच, वैगन हो या कोच पर ही लगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कॉमन पाइप ब्रैकेट पर ही, मतलब चाहे वैगन हो या कोच हो, मतलब कॉमन पाइप ब्रैकेट पर ही लगा रहता है। सीआर सीधे कॉमन पाइप ब्रैकेट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से जुड़ा होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन आ जाएगा कि सीआर जो है सीधे कॉमन पाइप ब्रैकेट के माध्यम से, क्वेश्चन आएगा कि सीआर किसके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से जुड़ा है, तो कॉमन पाइप ब्रैकेट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से जुड़ा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व दोष जो है पूर्ण होने पर इसे आइसोलेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व या एडाप्टर पर एक अलग से आइसोलेटिंग कॉक प्रदान किया जाता है। जब इसको आइसोलेट करना होगा, मतलब अलग अगर करना होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडाप्टर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व या एडाप्टर पर एक अलग से आइसोलेटिंग कॉक मतलब प्रदान किया गया है। मैनुअल रिलीज वाल्व डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के नीचे होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि मैनुअल रिलीज वाल्व कहाँ होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के नीचे होता है, जिसके द्वारा किसी भी व्हीकल में ब्रेक को हैंडल खींचकर मैनुअल रूप से रिलीज किया जा सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वीडियो को रोक करके ध्यान से एकदम पढ़ लेंगे। इसमें से क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन निकलता है, उस क्वेश्चन को निकाल करके क्वेश्चन अपना से बना करके इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा है ब्रेक सिलेंडर। अब ब्रेक सिलेंडर के बारे में जानिए। ब्रेक सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व द्वारा कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेक सिलेंडर किससे कनेक्ट होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व द्वारा कनेक्ट होने के बाद एयर से कंप्रेस्ड एयर प्राप्त करता है। ठीक है, और इसकी पिस्टन असेंबली बाहरी मूवमेंट द्वारा यांत्रिक ब्रेक पावर डेवलप्ड करता है, तथा ब्रेक जो है सिलेंडर में प्रदान किया गया कंप्रेसर रिटर्न स्प्रिंग जो है ब्रेक रिलीज होने पर रिंगिंग को अपनी मूल स्थिति में वापस लाता है। देखिए इससे यह क्वेश्चन आता है कि ब्रेक सिलेंडर में जो मतलब कि रिटर्न स्प्रिंग जो लगा हुआ है, उसका कार्य क्या है।
तो ऑप्शन में आपको रहता है कि पिस्टन को आगे धकेलने के लिए और पिस्टन को अंदर धकेलने के लिए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मूल स्थिति में वापस लाता है, मतलब कि पिस्टन को अंदर धकेलने के लिए जो है रिटर्न स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या रिटर्न स्प्रिंग का काम है कि उसके मूल स्थिति में मतलब पिस्टन को वापस मतलब अंदर जो है धकेलना या लाना, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कट ऑफ एंगल कॉक। कट ऑफ एंगल कॉक जो है अभी हमने बताया कि ये जैसे गाड़ी है, यहाँ पर जो है आपको होज पाइप जो है लटका रहता है और होज पाइप के ऊपर जो है यहाँ पर कट ऑफ एंगल कॉक जो है लगा रहता है। इसी के बारे में यह दिया हुआ है, ठीक है। कट ऑफ एंगल कॉक तो ब्रेक पाइप और फीड पाइप के दोनों सिरों पर, देखिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि बीपी लिख देते हैं और यहाँ एफपी लिख देते हैं जो, ठीक है। तो कह रहा है कि ब्रेक पाइप और फीड पाइप के दोनों सिरों पर यानी दोनों सिरों पर कट ऑफ एंगल कॉक दिया जाता है। इन कॉक का उपयोग वैगन कोच अनकपलिंग के समय किया जाता है। जब अनकपल जो होता है मतलब अगर ब्रेक अनकपल मतलब एक कोच या एक वैगन दूसरे वैगन से या एक कोच दूसरे कोच से अलग होता है तो उस वक्त जो है इसका कट ऑफ एंगल का प्रयोग किया जाता है। इस हैंड क्वेश्चन आता है कि खुले स्थिति में मतलब ब्रेक जब खुले स्थिति का मतलब कि ब्रेक पाइप के अंदर हवा खुला है, मतलब हवा खुला है, उस स्थिति में कट ऑफ एंगल कॉक का हैंडल किस पोजीशन में रहेगा, यह क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। तो उस समय आपका हैंडल का पोजीशन जो है पाइप के समानांतर रहेगा, ठीक है। और आइसोलेटिंग जब करेंगे यहाँ अनकपल जिस यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया, क्या लिखा है अनकपलिंग के समय, तो इस हैंडल को जो है मतलब वर्टिकल या परपेंडिकुलर जो है इसको उठा देंगे तो यह यहाँ से कट जाएगा, हवा जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में यहाँ पर लिखा है कि वैगन या कोच अनकपलिंग के समय जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें एक वेंट होल होता है, एक बार कॉक बंद हो जाने पर यह एयर होज की एयर को वायुमंडल में जाने देता है। जब एमी वाशर, देखिए क्वेश्चन देखिए एमी वाशर भी आता है कि एमी वाशर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एमी वाशर या होज असेंबली को बदलना या आवश्यक होने पर कट ऑफ एंगल कॉक को बंद कर देते हैं। यह ब्रेक या फीड पाइप में कंप्रेसर एयर को आगे चार्ज करने से रोकता है और आसानी से मरम्मत मतलब की जा सकती है। और यह वैगन या कोच के पीछे तथा इंजन के सामने डमी के रूप में मतलब कार्य करता है। जब एंगल कॉक हैंडल पाइप के समानांतर होता है तो यह खुली, देखिए यहाँ पर आ गया कि जब यह हैंडल जब समानांतर होता है तो यह खुली स्थिति में होता है और जब पाइप को दाहिने एंगल पर होता है तो यह बंद स्थिति में होता है। जब दाहिने एंगल पर इसको नचा देंगे मतलब लंबवत उसको कर देंगे, इधर मतलब धकेल देंगे तो मतलब कि बंद स्थिति में हो जाएगा, ठीक है। चलिए जहाँ तक विश्वास है कि इसको समझ गए होंगे, नहीं तो यहाँ पर वीडियो मैं यहाँ पर रोक देता हूँ, इसको आराम से वीडियो को रोक करके अच्छा से पढ़ करके इससे जो भी क्वेश्चन निकलता है उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आ गया CNW का संगठन। CNW का संगठन जो है कैसे हुआ है, उसमें कौन कौन सा अधिकारी होते हैं, ये जो है इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। तीर बनाकर दिया हुआ है, जो भाई को PDF गया है वो तो आराम से देख ही लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से एक बार PDF आपको ले लेने के बाद जितने भी PDF टाइपिंग होते जाते हैं वो लाइफ टाइम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक वो PDF फ्री में जाते रहेगा, ठीक है ना। और टेस्ट भी फ्री में लिया जाएगा, एक बार PDF लेने के बाद टेस्ट फ्री में लिया जाएगा, ऐसे नहीं। अगर टेस्ट केवल टेस्ट में भी शामिल होना चाहते हैं तो आप टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप लोग मैसेज करके टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। चलिए क्या लिखा है, समान तौर पर CNW के मैकेनिकल अधिकारियों और पर्यवेक्षकों का संगठनात्मक सेटअप निम्न तरह से है। कैसे है देखिए, मेंबर यहाँ पर लिखा है प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, इस सबसे मतलब ऊपर के मतलब इनका पद हो गया। उसके बाद में कौन कौन आते हैं, तो 3 ठो अधिकारी आते हैं। कौन कौन आते हैं, थोड़ा सा इधर इस तरह करके, इसमें 3 आते हैं। मुख्य वर्कशॉप इंजीनियर, ठीक है, मुख्य वर्कशॉप इंजीनियर, उसके बाद में मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर और उसके बाद में मुख्य मोटिव पावर मतलब इंजीनियर। पावर मतलब इलेक्ट्रिक वाला हो गया, ठीक है, रोलिंग वाला हो गया या वर्कशॉप के लिए हो गया, ठीक है। मुख्य वर्कशॉप मतलब कि इंजीनियर, CWE इसको कह सकते हैं, CWE। चलिए उसके बाद में क्या होता है, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर, ठीक है,
वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर, उसके बाद वाले आते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो है फिर 3 आदमी हो जाते हैं, मंडल यांत्रिक इंजीनियर, ROH डिपो, और क्या लिखा है, मंडल यांत्रिक इंजीनियर जो कोचिंग के लिए, फिर मंडल यांत्रिक इंजीनियर मतलब कि HQ के लिए, ठीक है। अब देखिए इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक करके, इस जैसे तीर का निशान बनाया है, देख लीजिए यहाँ पर, उस तरह तीर का निशान बना करके आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस टाइप से, उसके बाद में क्या होता है, सम इंजीनियर डिपो, सम इंजीनियर HQ, सम वी इंजीनियर कोचिंग, और देखिए उसके बाद नीचे फिर देखिए यहाँ तीर का निशान, देखिए ए अलग हो गया, फिर ये ए अलग हो गया। देखिए अब इसमें जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर DCWI, ठीक है, इसमें भी सीनियर सेक्शन DCWI, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, और हो गया प्लानिंग क्यू जो है इसमें हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह तीर का निशान, और इस तरह करके आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। वीडियो लंबा होते जा रहा है, ये तो आपने भी समझ सकते हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिक लाइन, सीनियर सेक्शन इंजीनियर पेंट लाइन, ठीक है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर लाइन, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मतलब कि ट्रेन ड्यूटी, ये जो है सिंपल है, आप लोग अपना से भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोच में आग लग जाने पर किए जाने वाले कार्य, आग लग जाएगा तो आप क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, फायर से भी क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए लिखा हुआ है कि विद्युत सप्लाई, पहले आग लग जाए तो क्या करेंगे, विद्युत सप्लाई सबसे पहले इसको बंद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आया था टेस्ट में कि अगर आग लग जाए तो क्या करेंगे, अधिकारी को सूचित करेंगे, अपने दोस्तों को सूचित करेंगे, या आग को बुझाएंगे, या जो अगर किसी को मतलब अगर शॉर्ट लग गया है तो उसको पहले बचाएंगे कि विद्युत सप्लाई बंद करेंगे। तो पहले हम विद्युत सप्लाई को हम लोग बंद कर देंगे, उसके बाद जो जिसको फोन करना होगा करेंगे, ठीक है। 2 नंबर में टेम्पोररी कनेक्शन को हटा देंगे, टेम्पोररी जो कनेक्शन लगा हुआ है उसको हम लोग हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सवारियों को सुरक्षित रूप से निकालेंगे, अगर पूंछ में अगर आग लग जाता है तो, ठीक है। पहले विद्युत सप्लाई को बंद करेंगे, उसके बाद में टेम्पोररी जो कनेक्शन होगा उसको हटा देंगे, उसके बाद हम सवारियों को सुरक्षित रूप से निकालेंगे, और विद्युत विभाग स्टेशन कर्मचारी मतलब जो भी होगा उसको हम सूचित करेंगे, ठीक है। और अग्निशामक यंत्र से हम आग को बुझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये ना कि पहले हम पैसेंजर को निकाले नहीं और फोन करने लगे, और इसको तो नहीं, पहले हम उसको विद्युत सप्लाई को बंद करेंगे, उसके बाद जो है जितना भी लिखा हुआ है सब करने के बाद उसके बाद हम अग्नि बुझाने से मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर जो भी है अग्निशामक यंत्र उसे हम बुझाने का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में क्या है, प्री कूलिंग, शुरुआती स्टेशन, यहाँ पर स्टेशन होना चाहिए, स्टेशन, शुरुआती स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी होती है तो गाड़ी रवाना होने से पहले मतलब यहाँ पर जो है थोड़ा सा ढक गया है, क्या कह रहा है कि शुरुआती स्टेशन पर गाड़ी खड़ा हो तो गाड़ी रवाना होने से पहले को सप्लाई को मतलब ठंडा करना या फ्री कूलिंग करना, इसमें प्लग सॉकेट बैटरी चार्जर जो है ओवर स्टिंग प्रयोग करना, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, TLMRC में प्रचलित लघु शब्द, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है। इसी को बता करके हम जहां तक विषय, बहुत वीडियो लंबा हो गया, लघु शब्द जो शॉर्ट शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन कोड भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द दिया हुआ है। देखिए 1 नंबर में लिखा है कि SG का मतलब होता है सेल्फ जनरेशन, MOG का मतलब मिड ऑन जनरेटिंग, EOG का मतलब जो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कोड जो मैंने बताया था उसमें जो EOG जो लिखा था इन ऑन जनरेटिंग, HOG का मतलब होता है हेड ऑन जनरेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी इसमें दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म जो है पूछता है, ठीक है ना। और EFT का मतलब इमरजेंसी फीड टर्मिनल, ERRU इलेक्ट्रिकल रेक्टिफायर कम रेगुलेटिंग यूनिट, MCB का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इस टाइप से आप लोग इसको ध्यान से मैंने देख लीजिए, इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट है। इसको जो है पूरा एकदम मैं वहीं पढ़कर सुनाऊंगा, जो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा आगे हमको बढ़ना है ताकि इसको हम समाप्ति करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है।
चलिए इसको देख लेंगे और इसको कॉपी में नोट। देखिए यहाँ पर ACCN का मतलब, एसी का मतलब सी एसी हो गया, और CN का मतलब 3 टायर हो गया, देख रहे हैं ना। AC का मतलब एसी होगा, CZ का मतलब चेयर कार हो गया, ठीक है। इसके बाद RRU यानी रेक्टिफायर कॉम रेगुलेटर यूनिट। CW का मतलब हो जाता है 2 टायर। 16 नंबर में RH देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको जो है आप लोग एकदम कॉपी में नोट कर ले, देख देख करके। इसको यहाँ पर रख देता हूँ, आप लोग देख लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। मैं वीडियो को समाप्त करूंगा, आगे अभी अभी बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए बहुत सारा दिया, वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। अगर मेरा वीडियो यहाँ तक आप बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं फिर अगले वीडियो में इससे आगे मैं बनाऊंगा। यह पार्ट 3 है, LHB ICF और वैगन इस सभी का डायमेंशन का एक जो वीडियो मैंने बनाया है 1 2 3 पार्ट में, तो यह 3 है, ठीक है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 को फिर मैं कहूँगा जा करके देख लेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो का अगर PDF लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग मैसेज करके PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं। ICF LHB डेमो मेमो वैगन वंदे भारत का, देखिए वंदे भारत का भी एक मैंने PDF अपने से बहुत अच्छे ढंग से टाइपिंग करके उसका वीडियो भी मैंने बनाया है वंदे भारत ट्रेन का। मेरे चैनल पर जाकर के वीडियो में या प्लेलिस्ट में नीचे जाकर के देख लेंगे। वंदे भारत का बहुत ही अच्छा मैंने डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, या वंदे भारत का PDF जो है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और ITI से भी जितने संबंधित जो पूछा जाता है, वेल्डर फिटर मशीनिस्ट टर्नर, सभी का सभी यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल आपको जैसे कि पास PTO लीव इंसेंटिव, D&AR, रेलवे एक्ट 1948, रेल आचरण नियम 1966, जितने भी सारे PDF हैं सारे के सारे यहाँ से आप PDF प्राप्त करके अच्छे से अच्छे JEE और AWM की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चालाक आदमी के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैं वीडियो कहीं समाप्त करता हूँ। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।